एक्स्ट्रा क्लासेस सर ने लिए थे। रही बात बायो की एक्स्ट्रा क्लासेस की, तो बायो वाला जो टीचर है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है उस फॉर्म में कि ये 2-3 क्लास ले सके। इनसे अलावा हाँ, मंडे से मैं एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि बैच 1 का आज आखिरी टॉपिक है, दैट विल बी वर्टिब्रेट्स। सुने भाई, आप सबके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। वो स्ट्रेटजी क्या है? वो स्ट्रेटजी ये है, जो मंडे आएगा ये वाला, मंडे पर मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा बायोमॉलिक्यूल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। 7 दिन में 7 चैप्टर करेंगे। कैसे? मंडे आपका दिन है, मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे। मंडे को आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ के आएंगे और सारा पढ़ लेंगे, सारा दिन बायोमॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। बाकी केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, इंग्लिश, वो आपकी मर्जी है। बायो में सिर्फ बायोमॉलिक्यूल आपको मंडे पे पढ़ना है। रात को 9:30 बजे मैं आकर आपसे कुछ 40-50 मेरे दिमाग में डाउट्स हैं, जो जिसमें आप गलती करते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, कुछ रटाफिकेशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपसे पूछूंगा। और 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा, चैट में रहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा एकेडमी का है, वॉइस ग्रुप में, ऑनलाइन में, फिजिकल में, ये रोज मेरा 1 घंटा एंट्री टेस्ट तक आपके लिए है। रोज ये मेरा 1 घंटा, नॉट पर्सनली मैं मैसेज नहीं देख सकता। आज 10,000 से ज्यादा मैसेज हो गए हैं, और मैं कितनी भी कोशिश करूं, खराब तबीयत में मैं पर्सनली नहीं दे पा रहा किसी को मैसेज। तो ये मेहरबानी करें कि जो एकेडमी के ग्रुप हैं वहां पर लिमिटेड रहें, ताकि मैं सबको इक्वली मैं कर सकूं। मैं कोशिश करता था, जितना मुझसे हो पाता था मैं करता था, रिस्पांस देता था। मैसेज की जो भीड़ है बहुत से ज्यादा होती है, इसलिए मैं रिस्पांस नहीं कर पाता। पर्सनली भाई व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन होगी, व्हाट्सएप ग्रुप में रोज हमारा एक चैप्टर होगा। बायोमॉलिक्यूल के अलावा हम डिसाइड करेंगे बायो एनर्जेटिक्स या सेल, फिर एंजाइम, फिर बायो एनर्जेटिक्स, फिर वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर एनिमल किंगडम। ये हमें लाजमी 7 चैप्टर अच्छे से करने हैं एक ही वीक में। फिर दूसरा वीक हम इंटर को देंगे। आपकी रिवीजन पूरी, और मैं यकीन करता हूं ऐसा पॉलिश करेंगे कि काम जबरदस्त हो जाएगा। अपने आप पर यकीन रखें। मैं ग्रुप में वॉइस करूंगा, ग्रुप में मैसेजेस करूंगा, रीजंस बताऊंगा वॉइस पर, इस पर लाइव नहीं आऊंगा। लाइव कोई नहीं मीटिंग होगी, लाइव बस यहीं पर है जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो जी आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ द डे को। दैट इज वर्टिब्रेट। अब जो वर्टिब्रेट हैं, सॉरी टू से बट जस्ट फर्स्ट बैच कंसंट्रेशन है। नहीं भाई, ये फर्स्ट बैच कंसंट्रेशन होती ना तो मैं पहले फर्स्ट ईयर के चैप्टर नहीं करवाता। मेरा कंसंट्रेशन है दोनों बैचेस पर। आप गलत समझ रहे हैं। क्यों मैं फर्स्ट ईयर स्टार्ट करवा रहा हूं पहले? क्योंकि पहला चैप्टर बायोमॉलिक्यूल का सेकंड बैच का पढ़ा हुआ है। हाँ, सारी फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई है। हाँ, तो मैं तो सेकंड बैच को नजर पे रख रहा हूँ। नहीं तो मैंने पहले इंटर करवानी होती थी, करवाता ही इंटर हूँ। आप सेकंड बैच वालों की वजह से मैंने फर्स्ट ईयर रखी है पहले। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें।
किसी एक बच्चे के साथ भी मैं कभी भी नाजायजी, ना जुल्म, ना कोई नेगेटिविटी या कोई मैं नुकसान किसी को नहीं देना चाहता। बॉयज हो या गर्ल हो या बॉय हो, अमीर हो गरीब हो, कैसा भी हो, मैं कोशिश करता हूँ सबके साथ एक जैसा चलूं। ठीक है, मेरी पॉलिसी जो होती है मैं कोशिश करता हूँ कि यूनिक रखूं। सब चीज़ों को देख के मैंने ये सिस्टम बनाया है और मेरे सर में दर्द तो नहीं है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ। हमारी कोशिश इसमें है कि आप आगे बढ़ें। फर्स्ट बेच वाले ऊपर से तो नहीं टप के मेरे लिए, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अभी फर्स्ट बेच वाले गुस्सा ना करना, ठीक है। ब्लास्टोपोर कॉन्सेप्ट कम समझा था साहिल चंद ने। साहिल, जो ब्लास्टोपोर का कॉन्सेप्ट है ना, ब्लास्टूला स्टेज में ब्लास्टूला से पोर बनता है जो आगे चल के माउथ और एनस की फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। उसके बुनियाद पर ये प्रोटोस्टोम है, ड्यूटरोस्टोम है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स अल्वेओलाई या एयर सेक, बात तो एक ही है। असली नाम ले लेना। एयर सेक तो और भी हो सकती है, अल्वेओलाई कहें, एयर सेक क्यों कहेंगे? नहीं भाई। एक और बात, क्या बर्ड्स के अंदर अल्वेओलाई हैं या अल्वेओलाई का काम कोई और करता है? ट्रू अल्वेओलाई नहीं है। इन जनरल कह लें तो हैं, मगर ट्रू की बात करें तो नहीं भाई, पेरा ब्रोंकाई होते हैं। चलो आज समझेंगे भाई। जनरल कैरेक्टर्स में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स यानी बर्ड्स एंड मैमल्स। सुनिए भाई, अब मैं आपको पूरे के पूरे ये 5 के 5 फाइलम ऐसे पढ़ाऊंगा कि इंशाल्लाह कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपका। बड़े इत्मीनान से सुनना है आज के मेरे लेक्चर को, बड़े इत्मीनान से, रिलैक्स होकर सुने। मोहिनी, क्यों टेंशन कर रही हैं आप तो टेंशन वाली हैं ही नहीं। ओके बाबा, ओके ओके, गुड लक, गुड लक। गदन मालिक बेहतर कंदन, अल्लाह साईं कामयाब कंदन इंशाल्लाह। ठीक है बाबा। देखें भाई, 37 डेज है। क्या मोहिनी आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक? आपने तो फर्स्ट ईयर भी पढ़ के रखी है, इंटर भी पढ़ के रखी है। अभी तो आपने जस्ट चुननी है पॉइंट्स, ये याद नहीं, ये समझ नहीं आ रही, ये वो थोड़ी थोड़ी बस। अरे भाई, अपने आप पर यकीन करें, अपनी नॉलेज पर यकीन करें। बच्चे होते हैं कुछ नहीं पढ़ा भाई, 2 साल क्या किया है, 4-5 सेशन लिए हैं डिफरेंट अकेडमीज पर, हमने पढ़ाया है। क्या पिछले सेशन में हमने गलत पढ़ाया था? वही चीजें हैं। पता है, कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं बायो का टीचर हूँ, मैं हर्ट पढ़ाता हूँ, मैं दिमाग पढ़ाता हूँ, ये मुझे आता है, मगर मैं स्टार्ट करता हूँ पता नहीं कहाँ से चीजें आ जाती हैं। तो ये प्रैक्टिस कर करके मुझे अब यकीन हो गया है, हाँ, कि मैं इतना सा छोटा सा मैं बायो का टीचर हूँ, मुझे आता है। ये प्रैक्टिस ने मुझे यकीन दिलवाया है। आप भी अपने आप पर यकीन करें। जब आप एमसीक्यूज करते हैं तो आपको आ जाता है कि आपको चीजें आ रही हैं। एट अ टाइम जरूरी तो नहीं करोड़ों पॉइंट्स आपने पढ़े, करोड़ों क्या करोड़ों आपके सामने यहाँ पे आंखों के सामने आ जाएं, देख पाएंगे, समझ पाएंगे? नहीं ना, तो चीजें छुपी हुई हैं। आप छुपे रुस्तम में, आपको बड़ी नॉलेज है। मुझ पर यकीन करें, मुझ पर यकीन करें। आप डॉक्टर हैं इंशाल्लाह,
डॉक्टर बन के आप मुझे मैसेज करेंगे, सर आई एम सिलेक्टेड, और वो खुशी जो मुझे होगी ना, वाह भाई वाह, क्या बताऊं मैं। उस मैसेज को देखकर मेरे एक्सप्रेशन जो होते हैं, वाह वाह। मी ऑल्सो, मैं भी वेटिंग में हूं उस मोमेंट पे। मैसेज नहीं देख पाता, मैंने रीजन बताया ना, अभी देखूंगा ना। चलो जी, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूं सर्कुलेशन, सारे फाइलम्स की, हार्ट, सारे फाइलम्स की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सारे फाइलम्स की, सारे स्ट्रक्चर, हड्डियां, ये वो, स्केल्स, नेल्स, हेयर वगैरह वगैरह, सारी चीजें, सारी बॉडी, किसी को नहीं करता भाई। स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लोकोमोशन, लोकोमोशन के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको स्केलेटन। स्केलेटन, क्या मैं कहूं एंडोस्केलेटन सबके अंदर है, तो मैं एक्सोस्केलेटन पढ़ाऊंगा बस। एंडो तो सबको पता है, सब में बोन है, ठीक है। फिशेस कुछ कार्टिलेजिनस होती हैं, जिनको कॉन्ड्रिक्टाइसिस कहते हैं। ओस्टिक्टाइसिस फिशेस का मतलब क्या है, ओस्टिक्टाइसिस का, ओस्टियोथाइसिस मतलब बोनी, कॉन्ड्रियोथाइसिस मतलब कार्टिलेजिनस जैसे शार्क। स्केलेटन को पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा किडनी, किडनी के बाद पढ़ाऊंगा वेस्ट, वेस्ट के बाद रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा, एग पढ़ाऊंगा सबका, और बहुत कैरेक्टर हैं। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है आज बड़ा मजेदार लजीज सा लेक्चर होने वाला है। सुने भाई, मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर से। मछली है आपके सामने, आपको नजर आ रही है मछली पला, बिल्कुल। ये मछली के पहले पहले तो हम फिन्स पर चलते हैं। ये कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं भाई, फिन्स। फिन्स ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो लोकोमोट करने में हेल्प करती हैं, और ये हमेशा एयर के फॉर्म में होती हैं, छोटी होती हैं, लूज होती हैं, बॉडी से टाइटली अंदर हड्डियों से अटैच नहीं होती। मछली की फिन्स लूज लटकती हैं, ऐसे मूव करती हैं, लूज होती हैं, पेयर्ड होती हैं, नाम होते हैं इनके। आगे वाली फिन्स को कहते हैं पेक्टोरल, इस हड्डी से कंपेयर करते हैं बाजुओं की जगह पर। बीच वाली टांगों की जगह पर जो होती हैं इनको कहते हैं पेल्विक। और यहाँ पे एनस होती है, एनस के साइड में जो होती है उनको एनल। पेल्विक, पेक्टोरल, पेल्विक और एनल। और ये जो फिन्स हैं ये वाली, इनको हम कहते हैं क्वाडल। क्वाडा का मतलब टेल होता है। और यहाँ पे ऊपर से होती हैं कुछ, इनको कहते हैं डोर्सल। स्ट्रक्चर से हमें लोकोमोशन के पार्ट मिल गए, तो हम लोकोमोशन को पढ़ लेते हैं पहले। तो भाई लोकोमोशन करने के लिए एक तो जरूरी है फिन्स, दूसरा जरूरी है क्या, क्या ये बनाया है मैंने, कमेंट में बताएं क्या बनाया है मैंने। एयर की सेक, एयर स्टोर होती है, तो लोकोमोशन में एयर सेक का भी रोल है। एयर सेक क्या करती है, वेट को लॉस करती है। और पता है लोकोमोशन में फिश की जो शेप है स्पिंडल शेप, बोट देखी है, बोट, बोट आगे से ऐसी है नोकीली, ऐसे नहीं है। बोट का फेस नोकीली क्यों होती है ऐसे, क्योंकि पानी रेजिस्ट ना करे, पीछे से भी नोकीली होती है। तो ये स्पिंडल आगे भी नोकीली, पीछे से भी नोकीली। ये स्पिंडल शेप रेजिस्टेंसी को
नहीं क्रिएट करेगी, पानी इसको रेजिस्ट नहीं करेगा। तो स्पिंडल शेप और एयर सेक का होना, एयर सेक क्या करती है, वेट को जीरो कर देती है, और ये सब मिला के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, इन सारे फीचर्स की वजह से मछली गोली की तरह भागती है पानी में। हमारी इतनी लंबी लंबी टांगे हैं, तब भी हम पानी में मछली की तरह तेज नहीं भाग सकते भाई। चलो, अब अगर मैं लोकोमोशन बात करूं एम्फीबियन का, फ्रॉग देखा है आपने कि फ्रॉग की जो लिम्स होती हैं, जो टांगे होती हैं फ्रॉग की, वो दूर होती हैं, दूर होती हैं ना बॉडी से, ऐसे दूर। अगर मैं कहूं आपको पुशअप करें और हाथ दूर करके इतने, तो नहीं कर पाएंगे आप। अगर मैं कहूं यहाँ पे हाथ करके पुशअप करें तो कर पाएंगे। तो यहाँ पे बाजुओं का जोर लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा। तो फ्रॉग इवॉल्व हुए हैं फिशेस से। कौन सी फिशेस से इवॉल्व हुए हैं फ्रॉग? एम्फीबियन, जिनमें लोब्ड फिन्स हों, लोब में फिन्स हों। तो ये जो टांगे हैं, ये किन से इवॉल्व हुई हैं? फिन से इवॉल्व हुई हैं, लोब्ड फिन से टांगे इवॉल्व हुई हैं। इसीलिए ये टांगे लूज हैं, यहाँ पे भी टांगे लूज हैं फिन्स, और ये खाली क्या हो गई हैं? लंबी हो गई हैं, लंबी हो गई हैं। समझ आ रहा है? अब मुझे बताएं, आपकी तरह फ्रॉग चल पाएगा या टांगों पर अपनी बॉडी का वजन नहीं उठा पाएगा? ऐसे 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 जंप मारेगा, जंप मारता है तभी फ्रॉग। टांगे उसके बॉडी के नीचे नहीं है, दूर है। समझ आ रही है? यार कॉन्सेप्ट होते हैं, एनिमल किंगडम को रट्टा कहते हैं, ये है वो है यूं है। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ना एनिमल किंगडम जैसा हलवा, कोई चैप्टर मैं नहीं समझता बायो एनर्जेटिक्स, प्लांट और एनिमल जैसा कोई चैप्टर। चलो, ये फ्रॉग हो गया। फ्रॉग के बाद फ्रॉग से रेप्टाइल इवॉल्व हुए हैं। तो रेप्टाइल, कुछ रेप्टाइल हैं जिसमें टांगे नहीं हैं, कुछ में टांगे हैं। और रेप्टाइल की जो टांगे होती हैं, रेप्टाइल में टेल होता है, फ्रॉग में टेल नहीं होता। रेप्टाइल में नेक होती है, फ्रॉग में नेक नहीं होता। रेप्टाइल में टांगे जो होती हैं उन पर मूव करता है, मगर टांगे फ्रॉग जैसी ही होती हैं, थोड़ी इवॉल्व होते हैं तभी। जो रेप्टाइल मूव करता तो है, ऐसे ऐसे करके मूव करता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। मतलब टांगों में उतनी ताकत नहीं है, बॉडी का ये वाला बेली वाला रीजन धरती पे लगता जाता है, लगता जाता है, थोड़ा बहुत उठा होता है फिर भी लगता है। इसीलिए इनका जो लोकोमोशन होगा वो क्या होगा? समझ गए क्रीपिंग क्यों है? टांगों में उतनी ताकत नहीं है। अब मुझे बताएं, फ्रॉग का लोकोमोशन क्या कहूं मैं? फ्रॉग का लोकोमोशन मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं। फ्रॉग का लोकोमोशन, आप कहेंगे सर फ्रॉग स्विमिंग भी करता है, जंप भी मारता है। भाई बताएं, फिंगर्स के बीच स्किन को यूज करके, फिंगर्स के बीच स्किन को यूज करके फ्रॉग कौन सा लोकोमोशन करता है? स्विमिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है। रुतबा, ये कौन है रुतबा नाम से? बताए दो, असली नाम तो बताइए, रुतबा तो नहीं है। चलो जी, जो भी है, अच्छा ठीक है, चलो ओके। चलो, फ्रॉग मेल और फीमेल में क्या फर्क होता है बताएगा कोई कमेंट में? मेल और फीमेल फ्रॉग में फर्क? फिंगर्स का, मेल के हाथ के अंदर जो फिंगर्स होती हैं वो 4 होती हैं, फीमेल में सब 5 5 5 5। पता है, स्पाइलम से इस तक सब के अंदर उंगलियां
हाथों और पैरों में 5 5 5 5 होती हैं, एक्सेप्ट मेल फ्रॉग। तो 5 उंगलियों वालों को कहते हैं पेंटाडिक्टाइल। डिजिट, डिक्टाइल मतलब डिजिट मतलब उंगलियां, पेंटा मतलब 5। ठीक है। अच्छा बताएं, ये जो जंप करता है फ्रॉग, इस जंपिंग को मैं टेट्रापीडल लोकोमोशन कहूं। टेट्रापीडल, टेट्रापीडल का मतलब क्या है? 4 पैरों पे घूमना। ठीक है। अच्छा टेट्रापोड का क्या मतलब है? टेट्रापोड का, जिनको 4 लिम्स हों। अगर मैं कहूं मेमल में कुछ ऐसे मेमल हैं जो बायपेडल लोकोमोशन करते हैं, कुछ टेट्रापीडल, तो ये बात सही है भाई। हम बायपीडल लोकोमोशन करते हैं, हम बायपीडल हैं नहीं, लोकोमोशन बायपीडल है, हम टेट्रापोड हैं। 2 ये बाजू लिम्स, 2 वो, मगर इनका घूमने में रोल प्ले नहीं करते। चलो जी, तो लोकोमोशन में ये हो गया। अब रेप्टाइल का लोकोमोशन क्रीपिंग, बर्ड्स का लोकोमोशन कैसे है भाई? भाई कुछ बर्ड्स रनिंग बर्ड्स हैं, मुर्गी जैसे, ऑस्ट्रिच जैसे, कुछ स्विमिंग बर्ड हैं और कुछ फ्लाइंग बर्ड है। फ्लाइंग से याद आया, कमेंट में बताएं बर्ड्स के पास ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो बर्ड्स को फ्लाई करने में रोल प्ले करते हैं। नंबर 1, बर्ड्स की स्पिंडल शेप। बर्ड्स भी स्पिंडल है मछली की तरह, मुंडी ऐसे, टेल भी ऐसे बीच में, समझ आ रही है? दूसरा विंग्स, तीसरा लाइट स्पंजी बोन, बोन खोखले होते हैं। चौथा एयर सेक। पांचवा, बहुत सारे हैं। बर्ड के अंदर एक ओवरी होती है इंस्टीड ऑफ 2, एक ओविडक्ट होता है इंस्टीड ऑफ 2। यूटिरस रिड्यूस्ड होता है क्योंकि बर्ड्स के अंदर बच्चा पैदा नहीं होता, वो भी रिड्यूस्ड होता है, जस्ट उसमें एग शेल होते हैं, एक ग्लैंड होते हैं, एग बनाते हैं। ठीक है, तो यूटिरस भी रिड्यूस है। ब्लेडर भी नहीं होता, मैं पढ़ाऊंगा क्यों नहीं है ब्लेडर, वो लॉजिक है। ठीक है, और यूरेथ्रा भी नहीं होता, टीथ भी नहीं होते। तो ये फीचर्स हैं बर्ड को उड़ाने में हेल्प कर दें। सुपर पावर मोस्ट हर्ट है बर्ड्स की, ये मैं पढ़ाऊंगा। सर कौन कह रहा है वैसे 2 होते हैं? ये बताए तो कमेंट, कहीं मैंने गलत तो पॉइंट नहीं कही। क्या खदीजा क्या कह रही हैं वैसे 2 होते हैं? मेरा दिमाग भी शायद आउट ऑफ रेंज है। कमेंट नहीं आया, चलो इसको देखते हैं, पता नहीं किसका ये क्या कमेंट है। चलो भाई, अब लोकोमोशन आपका पूरा। अब स्ट्रक्चर पे वापस लौट आते हैं और स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं किसको? हर्ट को। अब देखें, ये फिश की हर्ट है, हर्ट का ये एट्रियम है। एट्रियम से ब्लड आई किसमें? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ब्लड गई किसके पास? गिल्स के पास। और ये गिल्स पे कैपिलरी लगी हुई है, पता है सबको कि गैसेस एक्सचेंज होती है। और ये कैपिलरी से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है कहां पर? बॉडी के पास। और ये बॉडी के सेल्स को ब्लड मिल रही है और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट के पास जा रही है। पहले तो ये बताएं, फिशेस के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है? नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरी बात, गैसेस एक्सचेंज लंग्स करता है या गिल्स?
तीसरी बात, गिल्स के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ जाएगी तो वहीं से एक आधी ब्लड वेसल हार्ट के पास भी जाएगी। कमेंट में आप ये बताएंगे कि ये जो ब्लड बॉडी से आ रही है और ये जो गिल्स से हार्ट के पास जा रही है, बॉडी वाली हार्ट के अंदर से गुजरेगी या हार्ट को सप्लाई करेगी ब्लड, या गिल्स वाली हार्ट के मायोकार्डियम को सप्लाई करेगी या गुजरेगी? गुजरेगी कौन और सप्लाई कौन करेगी? ये गुजर जाएगी चेम्बर से अंदर से और ये सप्लाई करेगी। ये इक्विवेलेंट टू द कोरोनरी आर्टरी। चलो, और तीसरी बात नोट करें कि बॉडी तक ब्लड को जाने के लिए हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ा? एक बार। तो 2 चेम्बर वाली हार्ट है और सर्किट जो है वो सर्किट कौन सा है? सिंगल है। और हार्ट में एट्रियम वेंट्रिकल है। हार्ट जो है वो सिंपलेस्ट टाइप की है, डोर्सल साइड पर है। हार्ट डोर्सल साइड पर है, ठीक है। अब एक और बात, एम्फीबियन की हार्ट बनाएं। ये एम्फीबियन की हार्ट में बना रहा हूँ, पेंटाडिप्टाइल को हटा रहा हूँ। पता है आपको ये पेंटाडिप्टाइल है, ठीक है, पेंटाडिप्टाइल का पता है आपको। ये देखें भाई, ये मैं हार्ट बना रहा हूँ। ये एट्रियम को ब्लड मिली, एट्रियम ने किसको दी? ब्लड वेंट्रिकल को दी, वेंट्रिकल ने ब्लड किसको दी? लंग्स को दी, लंग्स ने वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके किसको दी? लेफ्ट एट्रियम को दी, लेफ्ट एट्रियम ने वेंट्रिकल को दी। कितने चेंबर हैं? एट्रियम कितने हैं भाई? 2, वेंट्रिकल कितने? 1। टोटल चेंबर कितने हो गए? 3। ब्लड कहाँ पर मिक्स है? मिक्स कहाँ पर है? वेंट्रिकल में। तो क्या लंग्स के पास प्योर डीऑक्सीजनेटेड जाएगी या बॉडी के पास भी प्योर ऑक्सीजनेटेड जाएगी? नहीं, लंग्स के पास भी मिक्स, बॉडी के पास भी मिक्स फ्रॉम द सेम वेंट्रिकल। तो इनमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि मिक्स ब्लड जाती है, बॉडी के पास भी, लंग्स के पास भी। हाँ, जो लंग्स से वापस आएगी उसमें थोड़ी ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ठीक है, जुगाड़ टाइप है। यही सिस्टम सेम है रेप्टाइल का एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। बाकी अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो ये एट्रियम में आएगी, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ये लंग्स के पास। दोनों लंग्स से जब ब्लड वापस आएगी, जब दोनों लंग्स से वापस आएगी तो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में सारी जो है बॉडी को ब्लड सप्लाई होगी। तो कंप्लीट सेपरेशन है। द मोस्ट सुपर पावर हार्ट इज द हार्ट ऑफ बर्ड। बर्ड हार्ट के हवाले से बर्ड जो है सबसे इवॉल्व है, इवन मेमल से भी इवॉल्व है। उड़ने में और हार्ट में, पावर में, ऑक्सीजन में, रिस्पायरेशन में, ब्रीदिंग में बर्ड इवॉल्व है। लिख लें भाई, ये लिखने की तो है ही नहीं, समझने की बातें हैं। क्यों पूछ रहा है दिव्या? पूछ रही है क्यों? क्योंकि आपको आसमान पर नहीं फ्लाई करना, बर्ड्स को फ्लाई करना है। तो आसमान के करीब ऊपर, आई मीन आसमान पर तो नहीं, ऊपर जाने के लिए आपको पावर चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन कैपेसिटी चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, ऐसा ब्रीदिंग पावर चाहिए जिसमें कंप्लीट वेंटिलेशन हो। और कंप्लीट वेंटिलेशन में पढ़ा के आया हूँ पिछले चैप्टर में कि ऑक्सीजन सांस लेने का और सांस निकालने का दोनों अलग रास्ते हैं बर्ड्स के पास, ठीक है, एयर सेक वाला कॉन्सेप्ट। तो भाई एमल की भी हार्ट इन जैसी है, मगर पावरफुल ये ज्यादा है, ज्यादा मस्क्यूलर बर्ड की है, ज्यादा पावरफुल बर्ड की है। बर्ड फ्लाई करते टाइम भी ब्रीथ करते हैं। मुझे बताएं, मेमल और बर्ड में से किसका डायाफ्राम जो है चेस्ट और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करता है? बर्ड्स का डायाफ्राम ऐसे है, कील टाइप। हमारा डायफ्राम ऐसे है, हमारा डायफ्राम, मेमल में डायफ्राम ऐसा है, ठीक है, बर्ड को डायफ्राम सपोर्ट नहीं करता। चलो जी आगे चलते हैं। ये हार्ट का सर्कुलेशन का स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है। स्केलेटन पर आते हैं। रेड कलर से हम स्केलेटन को लिखते हैं या ग्रीन करते हैं अब स्केलेटन। तो स्केलेटन की बात करें तो जो स्केलेटन का कॉन्सेप्ट है वो बर्ड्स के अंदर, फिशेस के अंदर स्केल्स हैं,
फिशेस के अंदर अपर्क्यूलम है। अपर्क्यूलम क्या है भाई? यहाँ पे एक हड्डी है, ये अंदर वाला हड्डा नहीं है, एंडोस्केलेटन नहीं है, बाहर ऊपर हड्डा होता है। जब फिश पानी लेती है गिल्स के ऊपर, हाँ पानी लेती है तो पानी बाहर से इधर से निकल जाता है, साइड से पानी को बंद करके रखता है ताकि अंदर गैसेस एक्सचेंज हो सके, और फिर ये अपर्क्यूलम खुलता है तो पुराना पानी निकल जाता है और फिर नया गिल्स से पानी मुंह से पी लेती है। तो अपर्क्यूलम स्केल्स और स्मूथ जो इसकी लेयर होती है स्मूथ होती है, ये इसका स्केलेटन है, बाकी एंडोस्केलेटन है। फ्रॉग की जो स्किन है वो स्मूथ होती है और कोई स्केलेटन नहीं होता। स्मूथ इसलिए होती है कि पानी में भी रहना है बाहर भी रहना है, पानी में रहेगा, अगर स्मूथ नहीं होगी तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, आई मीन हाइड्रोफिलिक नेचर की है। रेप्टाइल की जो स्किन है वो हार्ड है और ड्राई है, स्केली है। और बर्ड का जो स्केलेटन है, बर्ड का स्केलेटन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बर्ड के स्केलेटन में क्या आएगा भाई? फीदर्स आ जाएंगे आपके, और स्केलेटन में बीक आपकी स्केलेटन में आ जाएगी। बीक इवॉल्व हुई है किससे? टीथ से। ये जाज बाहर निकली है, टूथलेस जाज इज कॉल्ड एज बीक। तो बीक हल्की है, जाज और टीथ वजनी है। बर्ड्स के अंदर बीक है, जाज नहीं है, मतलब ये इवॉल्व टाइप की जाज है, एक्सटेंडेड जाज है। और उसके बाद स्केल्स जो टांगों पर होते हैं, बर्ड्स के टांगों पर स्केल्स होते हैं, ये इनका स्केलेटन बन गया, एक्सोस्केलेटन, जरूरी नहीं सारी बॉडी पर हो। उसके बाद मेमल्स का अगर स्केलेटन बात करें तो हेयर आपके स्केलेटन में आते हैं, नेल्स आपके स्केलेटन में आते हैं, और केराटिनाइज जो लेयर है, केराटिनाइज स्किन है जो आपकी वो स्केलेटन में आती है। बाकी स्केल्स आपके ऊपर को नहीं होते भाई, इनका फीचर है हेयर। अब हेयर का क्या काम है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। हम में कम है, बाकी एनिमल मेमल में एयर ज्यादा है। जैसे बर्फ वाले जितनी टेम्परेचर को बर्दाश्त ज्यादा करना होगा उनमें एयर ज्यादा होंगे। पोलर बियर में देखें, ठीक है, पोलर बियर में देखें। फीदर्स भी यहाँ पे टेम्परेचर का काम करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगली स्लाइड पर ये चीजें पढ़ेंगे, अगली स्लाइड पर ये, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, चल के हम देखते हैं किसको, देखते हैं किडनी को, वेस्ट को, रिप्रोडक्शन को, फर्टिलाइजेशन को, एग को, डेवलपमेंट को, बहुत सारे अदर कैरेक्टर है। ठीक है, चलो स्टार्ट फ्रॉम द किडनी। भाई मुझे कमेंट में ये बताएं कि किडनी वेस्ट स्पाइसेस यानी फिशेस कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं? अमोनिया। एम्फीबियन कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं? यूरिया। रेप्टाइल और बर्ड्स कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं? यूरिक एसिड। और मेमल्स कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं? यूरिया। आप जानते हैं कि यूरिया लेस टॉक्सिक है। लेस टॉक्सिक होने की वजह से 1 ग्राम जो है वो 50 ml वाटर रिक्वायर करता है। 1 ग्राम ओनली 1 ml वाटर रिक्वायर करता है, यूरिया हो गया। और ये 1 ग्राम जो है 500 ml वाटर रिक्वायर करता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब सबको पता है ये ज्यादा टॉक्सिक है, ये लेस टॉक्सिक है, ये उससे भी लेस टॉक्सिक है। ये सॉल्यूबल है, ये इनसॉल्यूबल है, ये ज्यादा इनसॉल्यूबल है, स्टेबल है, कम स्टेबल है, बिल्कुल नॉन स्टेबल है। ये चीजें पता है। अगर मैं 2 गिलास भरूं यहाँ पे, दोनों में एक में जहर मिला लूं, एक में मैं मीठा मिला लूं, शुगर मिला लूं, अब ये जहरीला हो गया और ये मीठा हो गया। इसकी जहर को कम करना है, इसके मीठेपन को कम करना है, तो क्या मैं दूसरी जहर डालूं या पानी डालूं? पानी डालूं। जब ज्यादा पानी डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? डाइल्यूट। तो भाई अमोनिया जहर है,
अगर अमोनिया को डाइल्यूट करना है, इसकी जहर खत्म करनी है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? ज्यादा पानी। तो क्या मैं कहूँ कि इनकी किडनी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है क्योंकि इनका जो वेस्ट है वो ज्यादा टॉक्सिक है? तो क्या मैं कहूँ इनकी किडनी वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी, जितना पानी पिएगी सारे का सारा यूरिन में निकाल देगी अमोनिया से बचने के लिए, ताकि अमोनिया हमारे सेल को टच ना कर ले। ठीक है? अच्छा, कमेंट में बताएं किडनी का कौन सा काम इवॉल्व है, ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना या कम यूरिन प्रोड्यूस करना? इवॉल्व टाइम पता है? किडनी का आप पढ़ के आए हैं, आपने पढ़ा है कि एफ्रीडिया में फ्लेम सेल एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, री एब्जॉर्प्शन कर रही थी एफ्रीडियल डक्ट, और मैं दुनिया बता रहा हूँ, और मेटानेफ्रीडिया में एफ्रीडियोस्टोम एब्जॉर्प्शन कर रहा था सारी चीजें। मतलब एब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज हो, वाटर हो, मिनरल हो, अमाइनो एसिड सारे का सारा चला जाता है किडनी में ब्लड से। किडनी का ये काम है कि बॉडी को काम की चीजें वापस करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पे पानी कम है, पानी कम है, पानी कम है, पानी कम है, तो किडनी सारे का सारा ऑर्गेनिक मैटर और वाटर भी रीअब्सॉर्ब करके ऑर्गेनिज्म को दे रही है, यानी यूरिन को कंसंट्रेटेड बना रही है, डाइल्यूट को। ये काम है किडनी का, रीअब्सॉर्प्शन करना मेन। ठीक है? फिल्ट्रेशन तो नॉन सिलेक्टिव है ना, समझ रहे होंगे आप। तो भाई इनकी जो किडनी है वो 25% काम करती है, इनकी किडनी अच्छा वाला काम करती है। हमारी किडनी में तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी है और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन भी है। जक्स्ट्रा मेडुलरी और कॉर्टिकल का आपको पता है कि मेडुलरी नेफ्रॉन मेडुला में डीप है, कॉर्टिकल छोटे हैं। जब रीअब्जॉर्प्शन करनी होगी तो जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, और जब पानी की कमी नहीं होगी तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन से काम चलेगा। तो हमारी किडनी में दोनों कंडीशन है, पानी कम है तो ये काम करेंगे, और 85% ये होते हैं पानी है तो मतलब पानी मिलेगा तो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो सेम वाटर को किडनी रीयूज कर सकेगी। तो इनकी किडनी इवॉल्व टाइप की है और इनकी किडनी लेस इवॉल्व टाइप की है। चलो भाई सुने। अच्छा, किडनी का कॉन्सेप्ट हो गया, किडनी का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी आपको होम्योस्टेसिस पढ़ा हुआ है, ज्यादा डिटेल आपको पता है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है कि यूरिक एसिड होने की वजह से यूरिन कितना बनेगा, यूरिया होने की वजह से यूरिन कितना बनेगा, अमोनिया की वजह से यूरिन कितना बनेगा, बहुत ज्यादा, बहुत कम, नॉर्मल। ये बात क्लियर है? तो मैं आगे बात करूं, यहां तक क्लियर है? ये बात समझ गए हैं? ओके। तो भाई जब ज्यादा यूरिन बनाए, यूरिन में है क्या? जहर। तो क्या इसको स्टोर करेंगे जहर को, अमोनिया को? नहीं भाई। तो नहीं करेंगे तो मुझे बताएं, फिशेस के अंदर अमोनिया के होने के बावजूद ब्लेडर होगा फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन? यूरिन मतलब जहर? नहीं भाई, तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेडर। और यूरिन नॉर्मल है और इतना टॉक्सिक नहीं है, तो यहाँ पे ब्लेडर का कॉन्सेप्ट है, ब्लेडर होगा वहां पे यूरिन स्टोर होगा। यहाँ पे यूरिन इतना कम है, इतना कम है यूरिन के, जो यूरिन है किडनी से बन के
किडनी से बन के सीधा जाके ओपन होता है, पता है कहाँ पे? जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होते हैं। ये कौन सा पार्ट है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है? एनस के ऊपर। आप कहेंगे सर रेक्टम। तो एक किडनी, एक यूरिटर सीधा इनटू रेक्टम। क्या नहीं है कमेंट में बताएं, क्या नहीं है? ब्लेडर नहीं है, ना यूरेथ्रा है। ब्लेडर है ना यूरेथ्रा है। समझ आ गई बात? नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेडर प्लस यूरेथ्रा दोनों के केस में। ठीक हो गया भाई? और यहाँ पे ब्लेडर है, इसमें भी ब्लेडर नहीं है, यहाँ पे ब्लेडर होगा। ये क्या प्रोड्यूस करता है? यूरिया। एनिमल जैसा काम है इसका, खुश्की पे भी रहता है। चलो भाई, वेस्ट और किडनी हो गई। अभी आते हैं रिप्रोडक्शन पर। भाई मुझे कमेंट में बताएं, रिप्रोडक्शन के लिए कमेंट में बताएं, फॉर रिप्रोडक्शन स्पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में से रिप्रोडक्शन के हवाले से यूनिसेक्सुअल 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 मतलब मेल जुदा है, फीमेल जुदा है। ठीक है, कोई बायसेक्सुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी कुछ चीजें हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इन सब में से ड्यूट्रोस्टोम कौन है, आप कहेंगे सारे। बायलेटरल कौन है? सारे। रेडियल क्लीवेज सिमेट्री नहीं कर रहा, कौन? आप कहेंगे सारे। ट्रिप्लोब्लास्टिक आप कहेंगे सारे। ठीक है, तो ये तो आपको बातें क्लियर है ना, इनको तो करना ही नहीं चाहिए, इसलिए ऐसी चीजें मैं नहीं पढ़ाता, मैं सिलेक्टेड चीजें पढ़ाता हूँ। जब पहली स्लाइड में अगर चलें तो एक बात यहाँ पे रहती है हमारे लोकोमोशन की। हम जो लोकोमोशन करते हैं, इंसान हमारा जो लोकोमोशन करता है, इंसान का लोकोमोशन देखें। ये हमारी टांगे हैं दो, और ये हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ पे हमारे दो बाजू हैं। ठीक है, ये भी वर्टिब्रल कॉलम है 1, और ये 2 भी वर्टिब्रल कॉलम है। मुझे बताएं टेट्रापीडल का वर्टिब्रल कॉलम कौन है? जो टेट्रापीडल लोकोमोशन करते हैं। और बायपीडल का? ठीक, आप सीधे खड़े हो गए हैं, क्यों? आप कहेंगे सर एक तो हमारी जो टांगे हैं बिल्कुल बॉडी के एग्जैक्ट नीचे और सीधी आ गई हैं, और दूसरा सर हमारा वर्टिब्रल कॉलम ऐसा नहीं है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम ऐसा है, कैसा है कि जो सेंट्रल ग्रेविटी है उसको बैलेंस कर रहा है। जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे खत्म हुआ है वो सीधी पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, और सेंट्रल ग्रेविटी को ऐसे बैलेंस करता है। इसीलिए हम उठ पाते हैं, खड़े हो जाते हैं। बकरी को कहें कि उठ के 2 पैरों पे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाएगी बेचारी वो, और वो घास वगैरह ऊपर से काट लेगी, मगर 2 मिनट के लिए। आपकी तरह खड़ी नहीं हो पाएगी, आपकी तरह 2 पैरों पे घूम नहीं पाएगी, आपकी तरह माथे पर सर पर वजन, भारी वजन उठा के नहीं घूम पाएगी। ड्यू टू दीज बोथ फीचर्स, ये उसमें नहीं है। ठीक हो गया? ये बात समझ आई कि हमारा बायपीडल लोकोमोशन क्यों है। कार्टून में तो घूमती है, हमका वो कार्टून है। ठीक है, आप कार्टून नहीं है, अपने आप को कार्टून ना बनाए। चलो भाई बात आते हैं सेम रिप्रोडक्शन पर। तो रिप्रोडक्शन के हवाले से मुझे बताएं कि फिशेस के अंदर एग और स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा? एम्फीबियन के अंदर भी एग और स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा? कहाँ पे भाई? पानी में। तो पानी में फिश एग प्रोड्यूस करेगी, और एग का नंबर जो होगा वो ज्यादा होगा,
एग के साथ साथ फिश केमिकल भी प्रोड्यूस करेगी। क्यों भाई बताएं? ये कि फिश जब केमिकल एग प्रोड्यूस करेगी तब मेल को पता चले कि यहाँ पे एग है। मेल एग को नहीं देखता, केमिकल को सूंघता है। केमिकल की वजह से वहां पे अट्रैक्ट होकर स्पर्म रिलीज करता है। एग का नंबर इसलिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड तो नहीं है, कोई फर्टिलाइज कर सकता है, कोई इधर हो सकता है, कोई उधर, कोई खराब हो सकता है। इसी वजह से पानी के अंदर एग ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे एग कितने बनते हैं मेमल के अंदर? एक कहाँ पे बनता है? ओवरी से इनटू द ओविडक्ट। तो अगर एग पानी में रिलीज हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन और जायगोट भी कहाँ पे बनेगा भाई? दोनों का जायगोट कहाँ पे बनेगा? पानी में। तो जो बच्चा पैदा होगा यानी रिप्रोडक्शन के बाद अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट पानी में होगी या मदर बॉडी के अंदर होगी? पानी में, मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगी। ठीक है। अब बताएं रेप्टाइल के अंदर एग बनता है और मेल रेप्टाइल स्पर्म रिलीज करता है फीमेल बॉडी के अंदर। एग और स्पर्म बन के जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद ये बच्चा नहीं बनता, ये बड़े वाला शेल वाला एग बनता है। फिर ये एग निकलता है मदर बॉडी से बाहर, एग होता है। फिर एग से बच्चा पैदा होता है। तो बताएं डेवलपमेंट कौन सी? अंडे से, मतलब एक्सटर्नल। मगर फर्टिलाइजेशन कौन सी रेप्टाइल में? फर्टिलाइजेशन कौन सी? इंटरनल। तो क्या मैं कहूं रेप्टाइल एंड बर्ड्स ओविपेरस हैं, अंडे देने वाले हैं, बच्चा नहीं देंगे? अंडा तो इन्होंने भी दिया है। ठीक है, चलो पढ़ेंगे। आप कहेंगे बर्ड्स में भी डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगी। तो पहले 4 जो फाइलम है उनमें जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे हो रही है? मदर बॉडी में नहीं, बाहर। इनकी डेवलपमेंट बाहर कहाँ पे? पानी में। बाहर कहाँ पे? पानी में। इनकी बाहर पानी में नहीं, प्रोटेक्टेड एरियाज में। अब बात आती है मैमल की कि मैमल के अंदर क्या ऐसा एग बनता है फूड वाला, या मदर का एग और फादर का स्पर्म मिलके जायगोट बनता है। जायगोट से ये छोटा बछड़ा पैदा होता है अंदर, और ये जो छोटा बच्चा होता है इसकी बर्थ होती है। तो मैमल के टाइप हैं वैसे, एग देने वाले भी मैमल हैं, इन जनरल कह रहा हूं मैं। फिर मैमल के टाइप पढ़ेंगे। अंडे भी देने वाले मैमल हैं। जो अंडे दे उसको बर्ड नहीं कहेंगे, जो अंडे दे उसको बर्ड नहीं कहेंगे। मैमल भी अंडे देते हैं कोई कोई मैमल, उनको हम ओविपेरस एनिमल कहेंगे, कैंगरू नहीं भाई। चलो, तो मैमल के केस में फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल, डेवलपमेंट भी इंटरनल। बच्चा पैदा हुआ, 10 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं, 45 तक चलेगा, 45 तक। ठीक है, बच्चा पैदा होता है तो डेवलपमेंट इंटरनल है सारा कुछ। अब मुझे ये बताना है आपने कि जो एग होता है, क्या बताना है आपने? जो एग होता है, क्या हो गया है, ऐसे करना पड़ेगा। चलो, जो एग होता है, एग किसका एग ऐसा है जिससे सारा बच्चा पैदा हो जाए? और किसका एग जो है वो अब देखें, रेप्टाइल और बर्ड का जो एग है ना, उसको कहते हैं पॉलीलेसिथल।
पॉलीलेसिथल। मैमल के एग को कहते हैं एलेसिथल। भाई एलेसिथल का क्या मतलब है? लेसिथल का मतलब है फूड, ये का मतलब है विदाउट। तो ह्यूमन के फीमेल के एग में बच्चे के लिए फूड नहीं होता। कमेंट में बताएं, एनिमल के अंदर जो बच्चा बनता है माँ के पेट के अंदर, फूड एग से मिलता है या जो माँ खाती है वही बच्चे को मिलता है? जो माँ खाती है, जो माँ खाती है प्लेसेंटा के थ्रू। तो यहाँ पे मदर सपोर्ट कर रही है बच्चे की डेवलपमेंट को, एग सपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए एग के पास फूड नहीं है। रेप्टाइल और बर्ड के बारे में बताएं। क्या रेप्टाइल की जो माँ है, बर्ड की जो माँ है और रेप्टाइल की जो माँ है वो बच्चे को सपोर्ट करती है, या एग के अंदर ये होता है जाइगोट, बाकी सारा ये एरिया होता है फूड। तो जाइगोट को फूड दे 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 कर यहाँ पे ये बच्चा पैदा हो जाता है, और जब बच्चा बन जाता है खाली अंडे से, अंडे को हेच करके ये बच्चा खुद निकलता है। तो बच्चे के बनने के लिए माँ ने बच्चे को डायरेक्ट फूड दिया है या अंडा बना के भेजा है? अब अंडे से सारा फूड बच्चे को मिलेगा, अंडे से मिलेगा, और अंडा मदर से बाहर आ जाएगा, फिर बच्चा अंडे में पैदा होगा। तो डेवलपमेंट एक्सटर्नल हो रही है और अंडा डेवलपमेंट करवा रहा है, मतलब अंडे के पास फूड कितना है? पॉलीलेसिथल। पॉलीलेसिथल का मतलब 100% फूड फॉर डेवलपमेंट दोनों में। अब इन दोनों को अगर देखेंगे एम्फीबियन और स्पाइसेस को, मछली का जो बच्चा पैदा होता है वो ऐसे होता है, फ्रॉग का जो बच्चा होता है वो ऐसे होता है, इसको आप लार्वा कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। अब बताएं टेडपोल ये बच्चा कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है? इनकम्प्लीट डेवलप होता है। ये बच्चा भी इनकम्प्लीट डेवलप होता है। भाई क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि जो फीमेल ने अंडा निकाला था, अंडा प्रोड्यूस किया था, उस अंडे में जो फूड है वो कितना है? बिल्कुल थोड़ा है। फ्रॉग ने जो अंडा प्रोड्यूस किया था उसमें भी अंडा जो फूड है वो थोड़ा है, मगर फिश से थोड़ा, मतलब इतना है कि डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो रही, बच्चा आधा बन रहा है। बच्चा जब बन जाएगा, सरवाइव करेगा, बच्चा बनने के बाद भी वो इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट और डेवलपमेंट और डेवलप होना पड़ेगा। बच्चा पैदा होने के बाद एक्स्ट्रा जो डेवलपमेंट हो रही है उनको क्या कहते हैं? कमेंट में बताएं। मेटामॉर्फोसिस। क्या इन 3 फाइलम में मेटामॉर्फोसिस होगी? नहीं, क्योंकि ये अंडा फुल फूड वाला दे रहा है, बच्चा कंप्लीट पैदा होगा, बच्चा कंप्लीट पैदा होगा, और ये माँ खुद कंप्लीट बच्चा पैदा करती है। तो नो मेटामॉर्फोसिस इन 3 फाइलम में। और इनमें मेटामॉर्फोसिस क्यों है? क्योंकि जो एग है वो सफिशिएंट फूड नहीं करवाता। तो मेटामॉर्फोसिस वो है पैदा होने के बाद जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस हो उनको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस वाली चेंजेस। एक बात पता है, एक बात पता है, ये कौन सा फाइलम है? बर्ड। बर्ड से कौन इवॉल्व हुआ है भाई? कमेंट में तो बताएं। कोई नहीं। रेप्टाइल से कौन इवॉल्व हुआ है? बर्ड भी और एनिमल भी। तो रेप्टाइल से दोनों इवॉल्व हुए हैं। एक रेप्टाइल था जिसका नाम है टीकोडोंट। टीकोडोंट टीथ नहीं समझना, ये एक स्मॉल
दो पैरों पे बाइपीडल लोकोमोट करने वाली लिजर्ड है। आज से 200 साल पहले, 200 मिलियन ईयर अगो, ये एक लिजर्ड है, वॉल लिजर्ड नहीं भाई, छोटी सी लिजर्ड है। जो ऐसी दिखती थी। कैसी शक्ल है इसकी, थोड़ी शक्ल तो बताएं इसकी। डायनासोर जैसी लग रही है? डायनासोर नहीं थी, ये लिजर्ड थी, बाइपीडल थी, दो पैरों पे घूमती थी, छोटी थी, बिल्कुल नॉर्मल लिजर्ड जितनी। आज से 200 मिलियन ईयर अगो थी। से बर्ड इवॉल्व हुए हैं, एनिमल की बात नहीं कर रहा मैं, पहले इससे बर्ड इवॉल्व हुए हैं। कैंगरू जैसी लग रही है, ठीक है, कैंगरू जैसी भी लग रही है, डायनासोर जैसी भी लग रही है, मगर ये छोटी थी, इतनी थी। अब इससे बर्ड इवॉल्व हुए हैं। क्या एग्जाम्पल है कि बर्ड भी दो पैरों पे घूमते हैं और ये भी दो पैरों पे घूमती है। इसके जो ये फोर लिम्ब हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? विंग्स में। तो हमने इसको बर्ड कह लिया। तो ये बर्ड की जो इवोल्यूशन है थीकोडोंट रेप्टाइल से हुई है। और थीकोडोंट रेप्टाइल क्या है? एक लिजर्ड है, लिजर्ड का नाम है एक्चुअल थीकोडोंट, ठीक है। और ये बाइपीडल स्मॉल। आज से अब आपको एक एनिमल मिलेगा जिसका नाम है ट्रांजिशन लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल। बताएं कौन सा एनिमल है? जो आधा लगता है कि बर्ड है, आधा लगता है कि रेप्टाइल है। आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स ऐसा बर्ड है जिसमें टीथ है। टीथ किसका फीचर है? जिसमें विंग्स हैं, विंग्स किसका फीचर है? तो आर्क्योप्टेरिक्स का मिलना आज से 150 मिलियन ईयर अगो मैच करता है। ये पुरानी है और ये नया है। और बर्ड भी अप्रोक्सीमेट 150 से इवॉल्व हुए हैं। तो आर्क्योप्टेरिक्स रेप्टाइल और बर्ड के बीच लिंक है। इनको हम ट्रांजिशनल एनिमल कहते हैं। ट्रांजिशनल एनिमल या ट्रांजिशनल लिंक, लिंकिंग एनिमल। ऐसे एनिमल का मिलना ये सबूत होता है कि हाँ भाई बर्ड रेप्टाइल से बने हुए हैं, क्योंकि हमें बीच वाला मिला है जिसमें दोनों के फीचर हैं, ठीक है। अब ये था एनिमल किंगडम। बाकी मेमल्स के पास आपको मिलेंगे कुछ कैरेक्टर। सबसे छोटा मेमल का नाम बताएं, स्मॉलेस्ट मेमल का नाम बताएं, उसका वेट बताएं। लार्जेस्ट मेमल का नाम बताएं, उसका वेट बताएं, उसकी साइज बताएं। वेल कहेंगे आप, ठीक है। और स्मॉलेस्ट जो है वो श्रीव कहेंगे आप। और स्मॉलेस्ट बर्ड का नाम आप ह्यूमिंग बर्ड कहेंगे। 2 ग्राम इसकी साइज होगी, पेट होगा। श्रीव का भी 2 ग्राम पेट होगा। और लार्जेस्ट बर्ड आई थिंक आप ऑस्ट्रिच को कहेंगे, और यही है। और इसका जो 3 मीटर साइज होगा और 40 टन मेरे ख्याल में वजन है, या 50 टन, वो बुक में से देख लें, मुझे याद सही से नहीं है, ठीक है भाई। मेमल जो हैं वो टेट्रापीडल रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं और कुछ बाइपीडल से इवॉल्व हुए हैं। मेमल के 3 टाइप हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटोथेरा, दूसरे को कहते हैं मेटाथेरा, तीसरे को कहते हैं यूथेरा। यूथेरा, ये मेमल के 3 टाइप हैं। प्रोटोथेरा ओवीपेरस हैं, अंडे देने वाले हैं, एग्जाम्पल बताएं। मेटाथेरा पाउच मेमल है, एग्जाम्पल बताएं। और यूथेरा प्लेसेंटल मेमल है, एग्जाम्पल बताएं। ये अंडे देंगे और डेवलपमेंट जो है अंदर होगी, अंदर ही अंडा होगा, अंदर ही डेवलपमेंट होगी, पैदा होगा बच्चा अंडे से, जैसे अंडा निकलेगा बर्थ होगी। और ये जो बर्थ होगी बच्चे की, ये मिल्क पर डिपेंड करता है। मतलब मदर में मेमरी ग्लैंड है, इसलिए इनको हमने मेमल्स में रखा है। और मेटाथेरा में कौन से एग्जाम्पल आते हैं आपके? कैंगरू एंड कोला बियर। यहाँ पे डकबिल वगैरह एग्जाम्पल देख लें, लिख लें, कोई बात नहीं है, सबको पता है एग्जाम्पल। मेटाथेरा में क्या होता है? इमेच्योर बर्थ होती है।
इमेच्योर बर्थ होती है। इमेच्योर बर्थ होने के बाद इनको क्या होता है, बच्चे को ढांप लिया जाता है पाउच में, कैंगरू, और इनके पास आपको पाउच मिलेगा और इनके पास प्लेसेंटा है। तो जो बर्थ होती है वो क्या होती है, मेच्योर बर्थ होती है। तो बच्चा मतलब फुल डेवलप होके कंप्लीट फिर बर्थ करता है, फिर उसको छुपाने पाउच में रखने की जरूरत नहीं होती। तो जो प्लेसेंटल मैमल है सबसे इवॉल्व है। क्या मैं कहूँ इन दोनों को मेटाथेरा और यूथेरा को विविपेरस हैं, बच्चा देने वाले, और क्या प्रोटोथेरा को मैं ओविपेरस कहूँ। अंडे के बुनियाद में दो टाइप के ओविपेरस एंड विविपेरस। अच्छा, एक और कमेंट में बात बताएं, कोल्ड ब्लडेड फाइलम कौन कौन से हैं। कोल्ड ब्लडेड पाइसिस, भाई ये बात सिंपल है। एम्फीबियन भी कोल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन से हैं, बर्ड एंड मैमल, ये दोनों वार्म ब्लडेड हैं। इनको टेम्परेचर बैलेंस करने का अपना मैकेनिज्म है, वो वार्म ब्लडेड एंडोथर्म, ठीक है। अब और ये सारे पाइक्लोथर्म या कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्म। इसीलिए इनमें आपको हाइबरनेशन मिलेगी। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का पता है ना, गर्मी और सर्दी से भागना, अपने आप को ढांप लेना, छुपा लेना। अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो मछली नॉर्मल पानी की तरफ जाती है, अगर वहां पे ठंड पड़ती है तो फिर और कहीं जाती है। रेप्टाइल अगर सर्दी पड़ जाती है तो मिट्टी में चला जाता है, गर्मी आती है तो भी मिट्टी में चला जाता है, नॉर्मल सीजन में ग्रो करता है। ठीक है भाई, कौन से दो फाइलम है जिनकी डेवलपमेंट वाटर पर डिपेंडेंट है, जिनकी फर्टिलाइजेशन वाटर में होगी। कौन से दो फाइलम है जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे, दो एक तो पाइसेस है, दूसरा एम्फीबियन। एम्फीबियन अर्ली कंडीशन में, गिल्स बाद में मैंने पढ़ाया था, रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा दिया है। बकल रेस्पायरेशन, क्यूटिकल रेस्पायरेशन, इट्स ऑल अबाउट टुडे। भाई आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई पेज 1 वालों की, और कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इंटर को। और इंटर का चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे एवोल्यूशन। कल क्या करें जल्दी बताएं, सर आ गए।